Hello everyone, my name is Bilal Khan and I am the trainer for International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards, or you can say IFRSs and IASs. And today we are going to learn about IFRS 18 और IFRS 18 को हम समझेंगे और इसके चेंज को समझेंगे. एंड दिस वुड बी माय सेकंड वीडियो. एक वीडियो में ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ IFRS 18 पे, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यानी कि पीएनएल के कुछ चेंजेस को हमने समझा था, जो कि आने वाला है फ्रॉम IS1 टू IFRS 18. और IFRS 18 आपको पता है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और ये बेसिकली रिप्लेस करने वाला है IS1 को. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है. और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके. तो आए शुरू करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा, IFRS 18 जो है वो बेसिकली IS1 को रिप्लेस करने वाला है, और इसके कुछ चेंजेस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है. अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं. और उसमें मैंने मोस्टली जो फोकस किया था, जो मेन फोकस किया था और जो मेन चेंज है उस पर किया था, और वो है PNL का चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस का चेंज. आज हम फर्दर चेंजेस को भी देखेंगे और जो प्रीवियस चेंज था उसको भी दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करेंगे. तो चल स्टार्ट करते हैं. और की चेंजेस पे, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो मेरी थी IFRS 18 उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो चेंजेस इन द जो हमारे की चेंजेस हैं बेसिकली IFRS 18 के, मैं अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, मल्टीपल टोटल्स विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर की स्टेक होल्डर्स. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे मल्टीपल टोटल्स हो जाएंगे. और ये जो बेसिकली एक तरह का चेंज है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनको डीप अंडरस्टैंडिंग क्योंकि उनको चाहिए होती है बिफोर इन्वेस्टिंग. तो उनके लिए एक तरह से चेंजेस हैं और उनको ज़्यादा टारगेट किया गया है इस चेंज के अंदर. तो बिल्कुल जो प्रॉफिट एंड लॉस का चेंज है वो भी इसी तरीके का है कि इसके अंदर अब आपको क्या करना होगा. जैसे कि हम कैश फ्लो के अंदर करंटली क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को ले रहे होते हैं और तीनों के कैश फ्लोज बता रहे होते हैं. इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी जब IFRS 18 आ जाएगा, जो कि 2027 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल होगा, और ये पब्लिश हुआ था आपका अप्रैल 2024 के अंदर. तो उसके बाद से जो भी आपकी फाइनेंशियल यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे, उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तीनों दिखानी पड़ेंगी. और जैसे कि मैंने कहा, ये इन्वेस्टर हजरात के लिए बहुत ज़्यादा फोकस स्टैंडर्ड है, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है स्टैंडर्ड के थ्रू. तो इसके चेंजेस को मैंने जैसे कि कहा कि तीन चीज़ों में हम देख रहे होंगे. तो मैं एक ये IFRS का ही मेरे पास पब्लिकेशन है और आप कह सकते हैं कि स्लाइड है. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की, दोबारा डिस्कस करूंगा कि हम नॉर्मली क्या करते थे कि इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते थे कि रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर ऑपरेटिंग इनकम, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब हम ले रहे होते थे पहले भी और अभी भी ले रहे होते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट भी ले सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई आपके डेप्रिसिएशन है वो सब भी इसमें आ रही होती है. तो ये तो हमारे नॉर्मल इस तरह से बनती ही थी. लेकिन अब क्या है कि ये जो एरिया है आप देख सकते हैं पूरा रेवेन्यू से लेके यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम इसके अंदर आ रही होगी. इसी तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि बहुत मोस्ट कॉमन हम कंसोलिडेशन जब हम कर रहे होते हैं, कोई अगर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, कोई आपने एसोसिएट में जो इक्विटी अकाउंटिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सब आपकी अब यहाँ पर आ रही होगी. फिर गेन्स ऑन लॉसेज और डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, वो भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग में आ रहे होंगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपने जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए. इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स आ जाएगा. और उसके बाद कोई भी अगर आपने फाइनेंसिंग की है तो उसके इनकम और एक्सपेंस, ये नॉर्मली एक्सपेंस ही होंगे क्योंकि फाइनेंसिंग आपने की है. इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोइंग एंड लीजिंग, कोई लोन ले लिया उसकी कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन पेंशन लाइबिलिटीज़. फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. इसके अलावा अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से लाइन आइटम है वो इसके बाद नीचे आ रहा होगा. तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहे होंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS 18. तो होपफुली आपको काफ़ी क्लियर होगा.
और काफ़ी क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मेरी वैसे भी सेकंड वीडियो है इसके ऊपर। वापस आते हैं दूसरे चेंज के ऊपर। तो सेकंड की चेंज क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स। दूसरा जो की चेंज है उसमें उन्होंने बोला है कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करें कि जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उनको डिस्क्लोज करें। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आपको पता है कि जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने जा रहा होता है वो कुछ पैरामीटर्स देखता है, लाइक रेशोज देखता है, कुछ एनालिटिक्स देखता है, कुछ वेरिएशंस देखता है कि लास्ट ईयर से प्रॉफिट कितना बढ़ा या फिर लास्ट ईयर से रेवेन्यू कितना बढ़ा। डिफरेंट रेशोज की बेसिस पे डिसाइड करता है कि मुझे इधर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस मेजर्स भी होते हैं जिनको हम KPIs भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली मैनेजमेंट क्या कर रही होती है, कुछ टारगेट्स दे रही होती है, उन टारगेट्स को अचीव करने पे रिवॉर्ड्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, नॉर्मली आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो अब IFRS 18 कहता है कि आप कुछ इस तरीके से करें कि इन जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स हैं इसको रिकॉन्साइल करें, जो शेयर होल्डर्स पैरामीटर्स लेता है या मेजरमेंट के तरीके यूज़ करता है, उन दोनों को रिकॉन्साइल करें और उसको डिस्क्लोज करें। तो दूसरा चेंज क्या है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स विद शेयर होल्डर्स पैरामीटर्स, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स पैरामीटर्स ले रहे हैं वाइल एनालाइजिंग द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन दोनों को आप रिकॉन्साइल करें और उसको अपने डिस्क्लोजर के अंदर दें। तो दूसरा चेंज ये है, पहला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्ड चेंज ये है स्ट्रेंथनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेटिंग एंड डिसएग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी बैलेंस शीट होती है, आप उसमें देखते हैं कि आपके एसेट आ रहे होते हैं, फिर एक साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी आ रही होती है। तो अगर हम उसके अंदर हम मल्टीपल जाएँ तो उसके अंदर भी करंट एसेट हैं, नॉन करंट एसेट हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रिसीवेबल्स, आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, बैंक आ जाता है, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। फिर इसी तरीके से आप लायबिलिटी साइड पे चले जाएँ तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पेबल्स हैं, इक्विटी के अंदर आपके मल्टीपल पेड अप कैपिटल और वॉट एवर, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। जब भी ये तीसरा चेंज का नाम भी आप देख सकते हैं पढ़ के, कि स्ट्रेंथनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेटिंग एंड डिसएग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये भी बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। ये जब आएगा तो हम इस पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी ऑब्वियसली 27 के अंदर ये एप्लीकेबल है, तो इसकी फर्दर डिटेल क्योंकि थोड़ा सा डीप होने वाला है तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ख़ास तौर पे इस चेंज के ऊपर जब ये एप्लीकेबल होगा। इन लास्ट जो लास्ट चेंज है वो IAS 7 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है। IAS 7 यानी कैश फ्लो का चेंज है। और कैश फ्लो के अंदर आपको पता है कि अभी नॉर्मली हम जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होते थे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले लेते हैं, या फिर कैश फ्लो बनाते वक्त क्या करते हैं कि उसको या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ले रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर IFRS 18 ऐसा होगा कि जितने भी IAS 7 यानी कैश फ्लो चेंजेस के जो चेंजेस हैं वो बेसिकली ये होंगे कि जो कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम होती है वो आप इन्वेस्टिंग में ही ले सकते हैं आफ्टर IFRS 18। और अगर कोई आपका आउटफ्लो हो रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड का तो आप उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही ले सकते हैं फॉर अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स की तो नॉर्मल इनकम ही जो इंटरेस्ट होती है तो वो उस इंटरेस्ट इनकम को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले रहा होगा। दिस इज़ द एक्सेप्शन फॉर सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो ही इंटरेस्ट इनकम होगी। तो ये बेसिकली की चेंजेस हैं जो कि IFRS 18 ने बताए हैं। और ये चेंजेस बेसिकली एक तरह से सुपरसीड कर रहे होंगे IAS 1 को, और उसको जो है उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम कर रहे होंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह।